नमस्कार साथियों, मैं हूं देवेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल देवेंद्र की पोस्ट। साथियों, बीते महीने 10 फरवरी से शुरू हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 एक एक चरण कर 7 मार्च 2022 को 7 चरणों में संपन्न हो गए। साथियों, हमने चरणबद्ध तरीके से पीछे 6 चरणों के चुनाव विश्लेषण आप लोगों के सामने पेश किया था। 7वें चरण के चुनाव को विश्लेषण हम अलग से न करके अपने एग्जिट पोल के साथ ही इसका विश्लेषण करेंगे। साथियों, हमारे द्वारा पेश किया जा रहा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का यह एग्जिट पोल राजनीति के विशेषज्ञों, चुनाव विश्लेषकों, फील्ड में चुनाव को कवर कर रहे पत्रकारों से चर्चा और मतदाताओं के चुनाव व्यवहार के आधार पर पेश किया जा रहा है। यहाँ हम चरणबद्ध तरीके से अलग अलग एग्जिट पोल पेश करेंगे और इसके बाद अंत में महा एग्जिट पोल पेश करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि सभी चरणों में किस राजनीतिक पार्टी को कितनी सीटें प्राप्त हो सकती हैं। साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 का पहला चरण बीते 10 फरवरी को शुरू हुआ। इस चरण में कुल 11 जिलों की 58 सीटें दांव पर लगी थी। इनमें अलीगढ़, आगरा, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, बुलंदशहर, मथुरा, मुजफ्फरनगर, मेरठ, शामली और हापुड़ जिले शामिल हैं। साथियों, यदि इन चुनाव के सभी 58 सीटों की हम साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो पाते हैं कि इन 58 सीटों में से भारतीय जनता पार्टी साल 2017 में 53 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन इस बार के चुनाव नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथियों, इस बार भारतीय जनता पार्टी इन 58 विधानसभा सीटों में से 39 विधानसभा सीट जीत सकती है, जबकि समाजवादी पार्टी 18, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 सीट जीतती हुई दिखाई दे रही है। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी को केंद्र सरकार द्वारा लाए गए 3 कृषि कानूनों पर किसानों के विरोध, विशेषकर जाट समाज के विरोध का सामना करना पड़ा। लेकिन साथियों, चुनाव करीब आते आते भारतीय जनता पार्टी ने जाटों और किसानों के इस गुस्से को बहुत हद तक शांत करने में कामयाबी हासिल की। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जहां मोदी और योगी को चुनाव में बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया गया, जिनके जवाब में विपक्ष के पास कोई बड़ा चेहरा नहीं था, ऐसे में नाराजगी के बावजूद बड़ी संख्या में इन मतदाताओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी को हो रहा बड़ा नुकसान बहुत छोटे नुकसान में सिमट कर रह गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश के अंदर जो अपराध की स्थिति थी, उसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी ने बड़े स्तर पर काम किया। हालांकि विपक्षी दलों के द्वारा इसे केवल एक छलावा बताया गया, लेकिन इस बात को मतदाताओं के मन में उतारने में विपक्ष नाकाम रहा और मतदाताओं के द्वारा पिछले 5 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति में बहुत अच्छे अंकों के साथ पास किया गया। इस मजबूत लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के हाथ एक ऐसा अस्त्र बन गया, जिसके द्वारा कई मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी की असफलता को भी ढक दिया गया। किसान आंदोलन को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रति यदि पश्चिम उत्तर प्रदेश में नाराजगी दिखी तो वह नाराजगी जाट समाज के और किसानों के बीच दिखी, जबकि उच्च जातियों और निम्न जातियों के द्वारा अच्छे खासे तादाद में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान किया गया। पश्चिम उत्तर प्रदेश, जो कि जाटलैंड और गन्ना बेल्ट बोली जाती है, यहाँ आरएलडी का अच्छा खासा दबदबा रहा था, लेकिन पिछले कुछ सालों में आरएलडी को मतदाताओं के द्वारा हाशिए पर रख दिया गया था। आरएलडी के प्रमुख चौधरी अजीत सिंह की मौत के बाद जनता के मन में उनके पुत्र जयंत चौधरी के प्रति एक सहानुभूति की भाव जरूर उमड़ा और उसका फायदा आरएलडी को मिलता हुआ दिख रहा था। लेकिन आरएलडी के द्वारा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन कर इस एज को भी खो दिया गया। आरएलडी और समाजवादी पार्टी के बीच हुए टिकट वितरण के कारण आरएलडी का मतदाता छिटक कर भाजपा की तरफ भी गया। साथियों, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जाटों के बाद गुर्जर एक ऐसी जाति है जो कई जिलों में प्रभाव रखती है तथा कई सीटों पर हार जीत का निर्णय करती है। लेकिन साथियों, पिछले साल दादरी के मिहिरभोज डिग्री कॉलेज में हुए मिहिरभोज प्रकरण के कारण गुर्जर समाज भारतीय जनता पार्टी से नाराज था। ऐसे में गुर्जर समाज का समर्थन सीधे सीधे तौर पर विपक्षी दलों, विशेषकर समाजवादी पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा था। लेकिन साथियों, पहले चरण के चुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी के द्वारा गुर्जर प्रकरण को चुनावी मुद्दा बनाया गया और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के द्वारा जिस एक उग्र रूप में इस मुद्दे को उठाया गया,
इससे इस मुद्दे ने बैकफायर किया। इस मुद्दे से जहां गुर्जर समाज के द्वारा बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को लाभ मिल रहा है, वहीं गैर गुर्जर जातियों में समाजवादी पार्टी को इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथियों, पश्चिम उत्तर प्रदेश में विशेषकर गौतम बुद्ध नगर, गाजियाबाद तथा बुलंदशहर में समाजवादी पार्टी को लेकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में समाजवादी पार्टी को लेकर मतदाताओं के मन में एक धारणा घर कर चुकी है, जिसको काफी प्रयास के बाद भी समाजवादी पार्टी दूर नहीं कर पाई है। लोगों से मैं बातचीत कर रहा था तो उन्होंने मुंह खोलकर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की बुराई की। तो मैंने उनसे कहा कि यदि भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार आपको गलत लगता है या आपके पैमाने पर खरा नहीं उतरता, तो आप समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मतदान कीजिए। तो तभी लोगों ने कहा कि समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार तो वाकई एक अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनकी पार्टी ठीक नहीं है। मतदाताओं के मन में बन चुकी इस तरह की धारणा का भी समाजवादी पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार के खिलाफ महंगाई, बेरोजगारी और गन्ना भुगतान जैसे मुद्दे नहीं हैं। ये बड़े मुद्दे हैं और इनको चुनाव में उठाया भी गया। लेकिन साथियों, चुनाव करीब आते आते यह मुद्दे गौण साबित हुए। विपक्ष के द्वारा किसानों तथा आम जनता के बीच यह मुद्दा भी बनाया गया कि प्रदेश की भाजपा सरकार के द्वारा बिजली को बहुत महंगा कर दिया है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी के द्वारा दिल्ली में अरविंद केजरीवाल सरकार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश की जनता को बिजली बिल में छूट तथा कुछ यूनिट बिजली फ्री देने की भी बात कही। लेकिन साथियों, यह मुद्दा तथा वादे जनता को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सके। 14 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हुआ। इस चरण में 9 जिलों की 55 विधानसभा सीटें दांव पर लगी थीं। इन जिलों में अमरोहा, बरेली, बदायूं, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, संभल और सहारनपुर जिले शामिल हैं। साथियों, यह वह चरण था जिसमें समाजवादी पार्टी और आरएलडी गठबंधन भारतीय जनता पार्टी पर 21 साबित हुआ। लेकिन समाजवादी पार्टी की कुछ नीतिगत फैसलों के कारण समाजवादी पार्टी इस चरण में उतना लाभ लेती हुई नहीं दिखाई दी जितना वह ले सकती थी। समाजवादी पार्टी के द्वारा इस चरण में कई मुस्लिम प्रत्याशियों को टिकट दिया गया था, लेकिन समाजवादी पार्टी के द्वारा भी रणनीतिक रूप से उन्हीं सीटों पर अपनी पार्टी की तरफ से मुस्लिम प्रत्याशियों को उतार दिया गया। इससे मुस्लिम वोटों का बंटवारा हुआ, जिसके कारण भारतीय जनता पार्टी को उतना नुकसान नहीं पहुंचा जितने की राजनीतिक विश्लेषक उम्मीद कर रहे थे। दूसरा चरण एक ऐसा इकलौता चरण है जिसमें भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों के बीच बहुत करीबी मुकाबला हुआ है। इस चरण में भारतीय जनता पार्टी 25 जबकि समाजवादी पार्टी 30 सीट जीतकर भारतीय जनता पार्टी से बड़े दल के रूप में उभरती है। तीसरे चरण का चुनाव 20 फरवरी को संपन्न हुआ। इस चरण में 16 जिलों की 59 विधानसभा सीटें दांव पर थी। इन जिलों में इटावा, एटा, औरैया, कन्नौज, कानपुर देहात, कानपुर नगर, कासगंज, जालौन, झांसी, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, महोबा, मैनपुरी, ललितपुर, हमीरपुर और हाथरस जिले शामिल हैं। इस चरण में हुए मतदान में भारतीय जनता पार्टी को 40, समाजवादी पार्टी को 17, बहुजन समाजवादी पार्टी को 1 और कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है। इस चरण की विधानसभा सीटों की हम साल 2017 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो हम पाते हैं कि बीजेपी उस समय इन 59 विधानसभा सीटों में से 49 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब हुई थी। इससे प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी को इस चरण में नुकसान उठाना पड़ रहा है। लेकिन इस सब के बावजूद भारतीय जनता पार्टी इस चरण की बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है। हाथरस कांड को लेकर विपक्षी दलों ने जमकर हंगामा किया तथा सत्ता पक्ष को इसको लेकर खूब घेरा। शुरुआत में इस मुद्दे को लेकर जनता विपक्ष के साथ थी। ऐसे राजनीतिक दलों के द्वारा इस मुद्दे का राजनीतिकरण किया गया, उससे जल्द ही जनता इस मुद्दे से दूर होती चली गई। कोरोना काल में आम जनता को भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। लोगों की नौकरी चली गई, व्यापारियों के व्यापार ठप हो गए, अस्पतालों में अव्यवस्था का आलम देखा गया। इस सब को लेकर आम जनता के मन में सत्ता पक्ष के प्रति भारी आक्रोश था। लेकिन सरकार के द्वारा लोगों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाकर इस जख्म पर मरहम का काम किया, जिससे सरकार के प्रति लोगों के मन में गुस्सा धीरे धीरे शांत होता चला गया। इसी चरण में करहल विधानसभा सीट पर भी चुनाव हुए।
चुनाव से पूर्व कुछ राजनीतिक विद्वान कह रहे थे कि करल पश्चिम बंगाल का नंदीग्राम साबित हो सकता है, लेकिन साथियों चुनाव संपन्न होने के साथ यह स्पष्ट हो गया कि इस तरह की राजनीतिक विद्वानों की धारणा बिल्कुल गलत थी। करहल से अखिलेश यादव अच्छे मार्जिन से चुनाव जीत रहे हैं। लेकिन साथियों यदि ध्यान से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी इस बात को भली भांति जानती थी कि करहल में अखिलेश यादव को चुनाव हराना आसान नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट नीति थी कि इस चुनाव में अखिलेश यादव को करहल विधानसभा सीट पर घेर कर रखा जाए, क्योंकि साथियों भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ के साथ साथ स्टार प्रचारकों की एक बड़ी फौज है, जबकि समाजवादी पार्टी के पास वर्तमान में अखिलेश यादव को छोड़ दिया जाए तो एक भी चेहरा ऐसा नहीं है जो 5-10 हजार से अधिक लोगों की भीड़ जुटा सके। अखिलेश यादव के परिवार के बहुत से लोग करहल विधानसभा सीट पर जुट गए। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी को इस चरण की अन्य विधानसभा सीटों पर अच्छा खासा लाभ मिल गया। इस चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बहुत मजबूत होती चली गई। फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा का चौथा चरण संपन्न हो गया। इस चरण में 9 जिलों की 59 विधानसभा सीटें दांव पर लगी थी। इन जिलों में उन्नाव, खीरी, पीलीभीत, फतेहपुर, बांदा, रायबरेली, लखनऊ, सीतापुर और हरदोई जिले शामिल हैं। साथियों चौथे चरण के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को चौथे चरण की इन 59 विधानसभा सीटों की हम साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो हम पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन 59 विधानसभा सीटों में से 51 विधानसभा सीट जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन साथियों इस बार चौथे चरण के संपन्न हुए मतदान के बाद भारतीय जनता पार्टी इन 59 विधानसभा सीटों में से 47 विधानसभा सीटें जीतती हुई दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 10 और बहुजन समाजवादी पार्टी 2 सीटें जीत रही है। इस चरण में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुल पाया है। 27 फरवरी को उत्तर प्रदेश विधानसभा का 5वां चरण संपन्न हुआ। इस चरण में कुल 12 जिलों की 61 विधानसभा सीटें दांव पर थीं। इन जिलों में अमेठी, अयोध्या, कौशाम्बी, गोंडा, चित्रकूट, प्रयागराज, प्रतापगढ़, बहराइच, बाराबंकी, रायबरेली, श्रावस्ती और सुल्तानपुर जिले शामिल हैं। साथियों यदि हम 5वें चरण की इन सभी 61 विधानसभा सीटों की साल 2017 में हुई विधानसभा सीटों से तुलना करें तो हम भारतीय जनता पार्टी इन 59 विधानसभा सीटों में से 50 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी। लेकिन साथियों इस बार भारतीय जनता पार्टी को कुछ नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस चरण में इस बार भारतीय जनता पार्टी 45, समाजवादी पार्टी 7, बहुजन समाजवादी पार्टी 1 और कांग्रेस 1 विधानसभा सीट जीत रही है। 3 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का छठा चरण संपन्न हो गया। इस चरण में 10 जिलों की कुल 57 विधानसभा सीटें दांव पर थी। इन जिलों में अंबेडकर नगर, कुशीनगर, गोरखपुर, देवरिया, बलरामपुर, बलिया, बस्ती, महाराजगंज, संत कबीर नगर और सिद्धार्थ नगर जिले शामिल हैं। यदि इस चरण की सभी 57 विधानसभा सीटों की हम साल 2017 के विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो हम पाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इन 57 विधानसभा सीटों में से 48 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि इस बार भारतीय जनता पार्टी को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी इन 57 विधानसभा सीटों में से 40, समाजवादी पार्टी 10, बहुजन समाजवादी पार्टी 7 सीटें जीत रही है। 7 मार्च को उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का अंतिम यानी 7वां चरण भी संपन्न हो गया। इस चरण में कुल 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटें दांव पर लगी थी। इन जिलों में आजमगढ़, गाजीपुर, जौनपुर, चंदौसी, भदोही, मऊ, मिर्जापुर, वाराणसी और सोनभद्र जिले शामिल हैं। साथियों यदि 7वें चरण की इन सभी 54 विधानसभा सीटों की हम साल 2017 में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव से तुलना करें तो हम पाते हैं कि साल 2017 में भारतीय जनता पार्टी इन 54 विधानसभा सीटों में से 36 विधानसभा सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि इस बार के 7वें चरण में भारतीय जनता पार्टी 32, समाजवादी पार्टी 14, बहुजन समाजवादी पार्टी 8 सीटें जीतने में कामयाब रह सकती हैं। इस बार के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कुछ ऐसे सामान्य मुद्दे रहे हैं जो हर चरण में प्रभावी रहे हैं, जिन्होंने हर चरण के चुनाव को प्रभावित किया है।
इनमें भाजपा का हिंदुत्व का मुद्दा शामिल है। समाजवादी पार्टी के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को अपने घोषणा पत्र में शामिल किया गया था। पूरे चुनाव के दौरान यह मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के लिए सिरदर्द बना रहा। साल 2014 के बाद से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर चुनाव में भाजपा का एक ब्रांड होते हैं, लेकिन साथियों इस बार ब्रांड नरेंद्र मोदी को उत्तर प्रदेश में ब्रांड योगी का सहयोग मिला। चुनाव के दौरान ब्रांड मोदी और ब्रांड योगी का प्रभाव भी देखा गया। 10 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक संपन्न हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में हर चरण में एक नया मुद्दा निकल के सामने आया, जिसके द्वारा चुनाव को प्रभावित किया गया। पहले चरण में पाकिस्तान और जिन्ना मुद्दा बन गए। दूसरे चरण में कर्नाटक से शुरू हुआ हिजाब और बुर्का विवाद एक मुद्दा बना। तीसरे चरण के दौरान गुजरात दंगों के आरोपियों को कोर्ट के द्वारा सजा दी गई, जिसके द्वारा भारतीय जनता पार्टी ने इसे एक चुनावी मुद्दा बनाया। चौथे चरण में कर्नाटक के अंदर बजरंग दल के कार्यकर्ता की निर्मम हत्या का भी असर चुनाव में देखा गया। 5वें, 6ठे और 7वें चरण में यूक्रेन और रूस के बीच चल रहा युद्ध भी असर डालता हुआ दिखा। भारतीय जनता पार्टी ने इसको मुद्दा बनाया। जनता से मजबूत नेतृत्व चुनने की बात कहते हुए स्वयं को मजबूत नेतृत्व के रूप में पेश किया। साथियों, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस बार जाति की राजनीति के साथ साथ वर्ग भी उभरते हुए दिखाई दिए। इनमें विशेष रूप से महिला वर्ग और लाभार्थी वर्ग शामिल हैं। वहीं साथियों, लाभार्थी वर्ग में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हैं। इस लाभार्थी वर्ग के अंदर बड़ा वर्ग वह है जिससे सरकार के द्वारा मुफ्त राशन योजना का लाभ मिल रहा है। साथियों, महिला वर्ग और लाभार्थी वर्ग साइलेंट वोटर माने जा रहे हैं। यदि वास्तव में चुनाव पर इनका असर पड़ा है तो इन वर्गों ने उत्तर प्रदेश चुनाव में बड़ा खेला कर दिया है। साथियों, उत्तर प्रदेश के चुनाव में भले ही मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच रहा, लेकिन एक विपक्षी दल के तौर पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज मतदाताओं को अपनी तरफ बड़े स्तर पर खींचने में समाजवादी पार्टी कामयाब होती दिखाई नहीं दी है। उत्तर प्रदेश के इन 7 चरणों में एक बड़ी चीज देखने में आई है कि समाजवादी पार्टी अपने परंपरागत रणनीति के ऊपर आकर ठहर गई है। यानी इन चुनाव में समाजवादी पार्टी ने MY फैक्टर यानी मुस्लिम यादव फैक्टर पर पूरा जोर दिया है। वहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी भी MY फैक्टर यानी मोदी और योगी फैक्टर के ऊपर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ी है। ऐसे में देखना है कि चुनाव परिणाम के बाद कौन से दल का माई फैक्टर कामयाब होता है। अब साथियों, सभी 7 चरणों का एग्जिट पोल हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। साथियों, भारतीय जनता पार्टी 2017 की अपेक्षा इस बार नुकसान में दिखाई देती है। इसके बावजूद यदि हम सभी 7 चरणों में भारतीय जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखें तो भारतीय जनता पार्टी 266 सीटें प्राप्त करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि समाजवादी पार्टी 109, बहुजन समाजवादी पार्टी 27 और कांग्रेस महज 2 सीटें प्राप्त कर रही है। सभी 7 चरणों में लगभग 40 सीटें ऐसी थी जिनका बहुत करीबी मुकाबला है। यदि यह सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ जाती है तो भारतीय जनता पार्टी घटकर 230 तक आ सकती है, और यदि यह सीटें भारतीय जनता पार्टी के पाले में जाती हैं तो भारतीय जनता पार्टी 300 के आंकड़े को भी छू सकती है। साथियों, यह आंकड़े हमारे द्वारा अनुमानित पोल हैं। राजनीति के विशेषज्ञों, राजनीतिक विश्लेषकों, फील्ड में चुनावी कवरेज कर रहे पत्रकारों तथा मतदाताओं के व्यवहार के आधार पर आंकड़े एकत्रित करके आपके सामने पेश किया गया है। चुनाव परिणाम के दौरान यह आंकड़े बदल भी सकते हैं। साथियों, यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर अवश्य बताएं। धन्यवाद।